चलिए ध्यान देंगे, कल तक हम लोग सदिश के बारे में देखे थे, उसका प्रकार देख लिए थे ना, उसको पहचान लिए थे कि कौन कौन सा सदिश होता है। आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, माने उसको दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यदि बात करें कि कोई यहां पर बिंदु है, मान लीजिए, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, ऐसे अभी 2D की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, 2 डायमेंशनल शेप है, कोई प्लेन है, तो किसी प्लेन में यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, और अब आपको इस बिंदु को दिखाना है। तो यहां से जब ऐसे चलेंगे, मान लीजिए ये ध्यान दीजिएगा इधर, ये ना, इसके लिए जो है सबसे पहले तो यहां से यहां की दूरी और यहां ये ऐसे चलता है ना, ऐसे ना हुआ। यदि यहां पर कोई बिंदु है, इसका क्या है कि यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक क्या है, y है, तब ना इसका नियामक क्या है, x, y है। ऐसा ही ना होता है कि यहां से लेकर यहां तक x है, यदि हम इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक x है और फिर यहां से यहां तक क्या है, y है, ठीक है। तो जब ये वाला वैल्यू होता है, ये उसका सदिश कहलाता है, यानी उसका मापांक कहलाता है, उसका वैल्यू कहलाता है, ठीक है, ये जो होता है उसका मापांक कहलाता है। लेकिन आपको जब कहेंगे कि ये जो सदिश लिखा हुआ है OB, तो OB वेक्टर बराबर हो जाता है x i कैप अब प्लस में y j कैप। या 2 डायमेंशनल है तो दुइये को होगा, x i कैप y j कैप। यदि हम 3 डायमेंशनल लेंगे, एक z अक्ष भी ले लेते तो वहां पर एक और कुछ होता। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है कि i कैप और j कैप, ये क्या है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि i कैप और j कैप क्यों लगाया गया है। समझ लीजिए, ये जो i कैप आपको दिख रहा है और ये जो j कैप आपको दिख रहा है, ये i कैप जो है x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। x अक्ष की दिशा में क्या है, मात्रक सदिश है। और ये जो आपको j कैप दिख रहा है, ठीक है, ये है y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश, y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। और एक और होता है k कैप, ठीक है, तो वो जो k कैप होता है, वो k कैप होता है आपका z अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का के बारे में कल आपको बताए थे कि वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि हम इस अक्ष पर यहां से लेकर यहां तक 5 चलेंगे, 5 इकाई चलेंगे, यहां से लेकर यहां तक यदि 5 इकाई गए, तो 1 इकाई को i कैप कहेंगे, 1 इकाई को क्या कहेंगे, i कैप, 2 इकाई को 2i कैप, 3 इकाई को 3i कैप, 4 इकाई चलेंगे तो 4i कैप। क्योंकि जब इस पॉइंट का आपको निर्देशांक लिखना होगा तो उसमें x में कहां से कहां तक गए हैं, और फिर y अक्ष पर कहां से कहां तक गए हैं, दोनों को मिलाकर ना उसका नियामक लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब x अक्ष पर आप 1 इकाई चलिएगा तो उसको i कैप कहा जाएगा, ठीक है। यदि 2 इकाई चलेंगे तो 2i कैप, यदि 3 इकाई गए तो 3i कैप, 4 इकाई गए तो 4i कैप। उसी तरीके से यहाँ x इकाई जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x i कैप, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम y अक्ष पर भी तो चलेंगे ना, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर यदि 1 इकाई चलेंगे तो उसको j कैप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, j कैप। 2 इकाई चलेंगे तो 2j कैप, 3 इकाई चलेंगे तो 3j कैप, 4 इकाई चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4j कैप, 5 इकाई चलेंगे तो 5j कैप। माने जितना चलेंगे उतना j कैप। किसके लिए, y अक्ष के लिए, किसके लिए, y अक्ष के लिए। और उसी तरीके से यदि z अक्ष पर चलेंगे तो z अक्ष पर यदि 1 इकाई चलेंगे तो कितना हो जाएगा, k कैप, 2 इकाई चलेंगे तो 2k कैप, 3 इकाई चलेंगे तो 3k कैप। क्लियर हो गया। अच्छा, इसलिए यहां पर जो है इसमें x i कैप और y j कैप लिखा जाता है। यदि आपको कहा जाए कि ये जो सदिश आपका है, आप किसी भी त्रिभुज का निर्माण यदि कर लेते हैं, तो आपको कल बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया है, गौर कीजिएगा, यहां से चलना शुरू किया है, यहां से पहले यहां या फिर यहां से यहां गया, ठीक है। तो इसका जो मापांक होगा, इसका जो मान होगा, इसका जो सदिश का वैल्यू होगा, ये तिरछा वाला होगा, ये होगा, नहीं है। जैसे ये है
ये है और ये है। मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, इसको ए वेक्टर कह देते हैं, यहाँ से ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो यदि इसका मापांक देखा जाए, यहाँ से यदि सी वेक्टर के बराबर है तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं, ये सी वेक्टर का जो मान होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये जो मान आप यहां से लेकर यहां तक ये निकालते हैं, ये इसका और इसका क्या है, योगफल के बराबर हो जाता है। अब समझिए, यदि ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करे जैसे कि यहां कर रहा है, ठीक है, जब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा तो अब आप बताइए कि इसका यदि आपको मापांक निकालना हो, ये वाला, ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओबी वेक्टर है। नहीं, अब मापांक लिखने के लिए हम इसमें जो है मोड का प्रयोग करेंगे। मापांक लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मोड का प्रयोग करते हैं। अब आपको यदि इसका मान निकालना हो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है मुख्य रूप से क्या है, कर्ण है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां आपका लंब है y और आधार क्या है x, यानी हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मापांक इसका, यानी इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी सदिश यदि आपको दिया जाए, सदिश में आई जे के क्या है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी लोगों को। आई जे के क्रमशः आई जो है एक्स अक्ष के दिशा में मात्रक सदिश है, जे जो है वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, और के जो है सो जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। और यदि उसका कहे कि मापांक क्या होगा, तो यह है उसका मापांक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि 2 गो रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि 3 गो वाला रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होगा। यदि इसी में 3 गो आ जाए तो उस समय क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि मान लीजिए कि कोई सदिश ऐसा है ए वेक्टर बराबर, अच्छा हाँ, आज जब भी आप सदिश को लिखते हैं तो देखिए, जो यहां से शुरू करते हैं ना, यहां से ओ से ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर ऐसे जाएगा ना। यदि यहां पर ए रहता तो ओ ए वेक्टर, यदि यहां बी है तो ओ बी वेक्टर, यहां सी रहता तो ओ सी वेक्टर, ठीक है। और आप जब भी सदिश की चर्चा करेंगे तो यहां मूल बिंदु से ही उसकी चर्चा होगा, ठीक ना, हमेशा मूल बिंदु से ही उसकी चर्चा होगा, क्योंकि यह प्रारंभिक बिंदु है, यहां से ही ना सदिश चलेगा, यहां से चलेगा इस बिंदु तक जाएगा। यदि ऐसे निर्देशांक दिया गया है, आपको सदिश के रूप में दिखाने के लिए कह रहा है, तो उसमें केवल आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे करके लगा देना है, आपका हो जाएगा। सदिश के रूप में उसको निरूपित कर सकते हैं आप। नहीं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई एक बिंदु आपको दे दिया जाए, अब 3 डायमेंशनल में चल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई 3D है ऐसा, अच्छा 3 डायमेंशनल शेप हमेशा स्पेस में बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, उसको आप किसी प्लेन में नहीं बना सकते हैं। ये आपका x, ये है y और ये z। यदि यहां पर किसी बिंदु की चर्चा करें, ऐसे नॉर्मली आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा। जहां पर अभी हम खड़ा है, ऐसे मान लीजिए कि ये जो कैमरा जहां पर लगा हुआ है, आप इधर से थोड़ा सा यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि रूम में से देखिए, तो यहां पर आपको जो पिलर दिख रहा है इधर वाला, ठीक है, इसको यदि आप एक्स अक्ष माने, इधर जो बेंच लगा है इसको वाई अक्ष माने और इसको जेड अक्ष माने, तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक तो होगा ना, नहीं होगा। एक्स देखिए जेड अक्ष के सामने से कुछ है ना, फिर यहाँ एक्स अक्ष के सामने से कुछ है कि नहीं है, फिर वहाँ यहाँ देखिए वाई अक्ष के सामने से भी कुछ है, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो होगा निर्देशांक, जैसे यहाँ एक्स वाई एक्स अक्ष के सामने 5 के सामने है, वाई के सामने 3 के सामने है, जेड के सामने 8 के सामने है, तो इसका हो जाएगा 3, 5, 8, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप इस पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्लेन है ना, तो प्लेन पर किसी 3D आकृति को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप उसका इमेजिनेशन करेंगे तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कैमरा जो रखा हुआ है बिल्कुल स्पेस में रखा हुआ है, इसको यदि हटा दिया जाए, या फिर जो बल्ब लटका हुआ है, या फिर जो पंखा लटका हुआ है, ये सबका सब जो है स्पेस में लटका हुआ है, ठीक है। तो यदि उस बिंदु की आप कल्पना करेंगे कि उस बिंदु पर कुछ ना कुछ निर्देशांक तो होगा ना। अब उसमें अच्छा, यदि हम इसकी बात करें कि ये पंखा कहाँ लटका हुआ है, ये पंखा लटका हुआ है तो कहाँ, ये देखिए जेड अक्ष के साथ तो कुछ बना रहा है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष के साथ भी कुछ है, लेकिन उस समय वाई का नहीं होगा, क्योंकि वाई तो उधर है, ठीक है, तो उस समय वाई 0 हो जाएगा, नहीं है।
जब हम लोग 3 डायमेंशनल को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अभी नॉर्मली आप समझ लीजिए। तो यहां पर कोई बिंदु है, तो इसका नियामक मान लीजिए कि क्या है, x है, y है और z है। यहां पर बिंदु a है। तो जब इसके लिए कहेगा कि इसको सदिश के रूप में आपको दिखाना है, तो हमेशा मूल बिंदु से चलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर बराबर कितना, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, नहीं z k कैप हो गया। यदि इसके जगह पर कोई अंक लिख के आ जाता उसको भी दर्शा देते। पहला के लिए i कैप लगाते, दूसरा में j कैप लगाते और तीसरा में k कैप लगाते, क्योंकि जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो x वाला को पहले लिखते हैं, y वाला को उसके बाद और z वाला को उसके बाद। ठीक है, अब इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कि x को पहले क्यों लिखते हैं। x को पहले क्यों लिखते हैं, वो अल्फाबेट के अनुसार सजा दिया गया है। अल्फाबेट में पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, इसलिए उसको सजा दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि x को ही पहले क्यों लिखते हैं, y को पहले काहे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो y को भी पहले लिखा जा सकता था, z को भी पहले लिखा जा सकता था, लेकिन तीनों आपस में झगड़ पड़ा कि पहले हम लिखाएंगे तो पहले हम लिखाएंगे। फिर गणितज्ञ ने अपने दिमाग से इस बात की उत्पत्ति कर दिया कि भाई चलो अल्फाबेट के अनुसार लिखाओ, जो पहले आता है वो पहले लिखाएगा, जो बाद में वो बाद में लिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसको उसी तरीके से सजा दिया गया है ना, अन्यथा हमेशा झगड़ा होते रहता, वाई वाला को पहले लिखना पड़ता, जेड वाला को बाद में। इसके लिए कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशन तो चाहिए था ना। तो अल्फाबेट अच्छा उपाय समझ में आया, इसलिए उसके अनुसार सजा दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यदि इसका मापांक कहेगा तो क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर का यदि मापांक कहे तो रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होगा है। यदि मान लीजिए कि यहां पर ऐसा कोई बिंदु यहां है P, ठीक है, कोई बिंदु यहां ऐसे P है और इसका नियामक है 3, -5, 4 और आपको कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश बताइए, माने जहां पर स्थित है ना उसको सदिश के रूप में दिखाइए। उसी को कहते हैं स्थिति सदिश, माने किसी बिंदु का स्थिति सदिश। स्थिति मतलब क्या, कि जहां वो स्थित है उसको सदिश के रूप में दिखाइए। तो नियामक देले है, खाली सदिशे में ना बदलना है, बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर बराबर क्या, 3i कैप -5j कैप प्लस 4k कैप हो गया, सदिश के रूप में चेंज कर दिए। यदि इसी का कहे कि मापांक निकालिए तो ओपी वेक्टर का मापांक बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर प्लस -5k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ये ना होगा, कितना हो जाएगा ये, 9 प्लस 25 प्लस 16, 16 9 25 25 50, 50 यानी 5√2। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये तो बड़ी सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा बताएं। वो बिंदु रख दिए, एक्स वाई जेड दिखा दिया, आई कैप जे कैप के कैप, निर्दय उसका मापांक निकालना है तो वो पिछले वाला मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, उसी के अनुसार इसका मापांक निकल गया ना। यही तो है, वो 2D वाला है, इन्हें 3D वाला है के। एक्स वाई जेड के जगह पर कोई अंक आएगा तो वहां पर अंक रख देंगे, आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, मापांक निकाल देंगे। क्लियर है, इतना लिख लीजिए एक बार, मिटा दे। इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के योगफल को पढ़ लेते हैं, जो अभी हम आपको थोड़ा सा बता भी दिए हैं, लेकिन एक बार और चर्चा हो जाए इस पर। जैसे देखिएगा, यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई सदिश यहां से, ये प्रारंभिक बिंदु है उसका, यहां से चला है, गौर कीजिएगा, यहां से फिर यहां आया बी पर, बी से फिर कहां गया सी पर, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो मान होगा वो ए सी वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, यानी ये हो जाएगा आपका
AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यही ना होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। इसमें से यदि आप किसी का दिशा चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि AC वेक्टर को यदि आप CA वेक्टर लिख दिए तो यहां माइनस लग जाएगा। क्लियर है? यदि आप BA वेक्टर को AB वेक्टर को यदि आप BA वेक्टर लिख दिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहां पर BC वेक्टर को यदि आप CB वेक्टर लिख दिए तो माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? दिशा बदलने पर चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो आपको जो है कल समांतर सदिश पढ़ा रहे थे, वहां पर आपको बताए थे। ठीक है, कि एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो जब इधर जा रहा है तो वो प्लस में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऋणात्मक सदिश है ना, इसलिए उसमें क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप। फिर मान लीजिए कि AC वेक्टर को ज्यों का त्यों रखे, आप केवल BA को बदलना है, तो किसी को भी आप बदलेगा माइनस लग जाएगा। बस सीधा समझ लीजिए, किसी का भी यदि आप दिशा चेंज करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक यहां पर चतुर्भुज हम बना देते हैं। मान लीजिए कि यहां से कोई सदिश चलना शुरू किया है, यहां से पहले यहां गया, ये हो गया A B C D। ठीक है, फिर यहां से ये आया, फिर यहां से ये गया और ऐसे, ऐसा है कोई सदिश। ठीक है, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर क्या होगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। नहीं, यहां ध्यान से देखिएगा, फिर ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है ना, सॉरी, इसको ऐसे। ठीक है, और उसी तरीके से यदि देखा जाए तो क्या होगा? AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? AC वेक्टर। ऐसा ही ना, बस आपको दिशा के अनुसार चलना है। देखिए जैसे ये इधर गया, ये इधर गया, तो सीधा दूरी यहां से यहां तक जो होगा उसका योगफल के बराबर होगा। ठीक है, इसमें देखिए कि यहां से कोई सदिश ऐसे गया है, फिर यहां से ऐसे गया है। ठीक है, तो ये दोनों का जो योगफल होगा इसके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं त्रिभुज का योगफल नियम, यानी सदिश के त्रिभुज का योगफल नियम। यह हो जाएगा आपका AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, या फिर AC वेक्टर बराबर AD वेक्टर प्लस क्या? DC वेक्टर। बोलिए, किसी को दिक्कत है? त्रिभुज का योगफल नियम समझ में आया है? यदि कोई सा भी आकृति आपको दे देगा तो आपको सबसे पहले उसका रोटेशन चेक करना है। ठीक है, जैसे कहां से चलना शुरू किया है तो उसका दिशा देखिए, यहां से गया यहां, फिर यहां से गया यहां, तो आपको क्या करना है कि वाला से अंतिम वाला तक जो मिलाने वाला रेखा होगा, ठीक है, वह उसके योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? योगफल समझ में आ गया? बोलो ना रे। अच्छा, इसको लिख लीजिए। तो दूसरा बात ये याद रखना है कि यदि उसका दिशा चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी याद रखना है। दिशा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। बस, इसको कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? अब ये पूछा ही चलिए। साहिल, कोई दिक्कत? बायो पढ़ लाइए ना ठीक से। बायो है ना मेन में, मैथ आओ है, झूठ बोले छे तोरो मैथ है हो तो तोरा से केहुनाट चॉप खाए के रहो, अल्लात पुलाव है। ये सब कहाँ बनता है? वो यहीं बनता है। तनी हट जाए। अच्छा लिख। हमरा लगा कह रहा है कि 1 प्लेट चाहिए हमको तो हम प्लेट लगाने वाले थे।
चलिए देखिए यहां ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहां गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु ए है और यहां पर कोई बिंदु बी है, 2 डायमेंशनल है अभी, ठीक है, और आपको कह रहा है कि सदिश ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए बी वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए का नियामक कुछ दिया गया है, सॉरी, मान लीजिए कि यहां ए का नियामक है आपका x1 y1 और यहां बी का नियामक क्या है? x2 और y2, x2 और y2, ठीक है। आपको कह रहा है कि ए बी वेक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे? यही ना, पहले ध्यान दीजिए कि आपको क्या बोले हैं कि जब भी किसी सदिश की चर्चा होगा तो मूल बिंदु से, ये सदिश यहां से गया तो ओ ए वेक्टर नहीं, फिर यही बी जो है कहां से गया? मूल बिंदु से, ओ बी वेक्टर। अब दिशा देख लीजिएगा, ई गया है इधर, गया है ना, ये ऐसे गया, बोलो ना रे, ये ऐसे गया है, आई कहां गया है? ये कैसे गया है? ये भी ऐसा ही गया है, ऐसा ही गया है ना। तो देख लीजिए, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो इसके बराबर होगा, इसको ओ यदि मानेंगे तो। पहले यहां देख लीजिएगा कि ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए तो? x1 आई कैप, यह ना होता है, यदि ओ ए वेक्टर बराबर लिखेंगे तो यही ना होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अच्छा, ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा? x2 आई कैप और y2 जे कैप। आपको निकालना क्या है? ए बी वेक्टर। निकालना क्या है? ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर बराबर व्हाट है ना। चलिए, तो सबसे पहले त्रिभुज के नियमानुसार देखिए कहां से कहां गया, यहां से शुरू हुआ तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी वेक्टर। त्रिभुज के योगफल के अनुसार ना होता है, त्रिभुज के योगफल के अनुसार यही ना होगा। देखिए तो कितना हो जाएगा? ओ बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। आपको मान किसका निकालना है? ए बी वेक्टर का। किसका मान निकालना है? ये प्लस में इधर कहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही ना होगा। तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका, ओ बी वेक्टर क्या है? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस कितना? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अच्छा देखिए, घटाना है ना, x2 में से x1 घटाना है तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 में से y1 घटाना है ना, कितना हो जाएगा? प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है, y2 माइनस y1 जे कैप। अच्छा देख लीजिए, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इसका फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है समझिए, जैसे आपको दे दे कि ए और बी, क्या दे दे? ए और बी बिंदु दिया गया है ना, तो आप लिखिएगा ओ ए वेक्टर, क्योंकि हमेशा ओ से चलना पड़ेगा, तो ओ ए वेक्टर बराबर सब में आई कैप जे कैप के कैप लगा के, या तो दिए को वाला था ना, 3 को वाला रहेगा तो के कैप भी लगाइएगा ना। फिर यदि बी बिंदु रहेगा तो ओ बी वेक्टर बराबर इतना, और मान यदि आपको निकालना है ए बी वेक्टर का, तो आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, किसी का भी मान निकालना हो, पी क्यू का निकालना हो, क्यू आर का निकालना हो, बी सी का निकालना हो, किसी का भी, हमेशा आगे वाला में से पीछू वाला को घटा दीजिएगा। जैसे बी में से किसको घटा रहे? ए को। बी में से किसको घटा रहे? तो ओ बी में से किसको घटाना पड़ेगा? ओ ए को। हमेशा जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु आपको दे दे यहां पर पी, और एक बिंदु दे दे क्यू, कि पी का नियामक है आपका 3 4 5, सुने ने, और क्यू का नियामक है आपका 7 8 9, ठीक है। आपको कह रहा है कि पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पी क्यू वेक्टर। तो उस समय इतना क्रिया करने की जरूरत नहीं है आपको,
साधारण क्रिया करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। उसके बाद ओ क्यू वेक्टर बराबर 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप। माने क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर। बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, ठीक है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, यानी क्यू में से किसको घटाना है, पी को, यानी ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। घटाने का सिंपल तरीका है, ध्यान रखिएगा। आई वाला को आई वाला के साथ घटाना है, जे वाला को जे वाला के साथ और के वाला को के वाला के साथ, ठीक है। चाहे जोड़ना भी होगा तो ऐसा ही, आई वाला को आई वाला में जोड़ेंगे, जे वाला को जे वाला में और के वाला को के वाला में जोड़ेंगे। तो देखिए किस में से, क्यू में से पी को घटाना है ना, यानी 7 में से 3 घटाना है। 7 में से 3 घटे कितना हो जाएगा, तो हो गया 4 आई कैप। 8 में से 4 घटेगा तो 4 जे कैप। 9 में से 5 घटेगा तो 4 के कैप। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? यदि आपको बिंदु दिया गया है, कोई 2 को बिंदु दे दे और आपको कहे कि दिए गए बिंदु का सदिश निकाले, जैसे पी क्यू सदिश निकाले, ठीक है, पी क्यू वेक्टर का मान निकाले, या इसी में कह देता कि यदि क्यूपी वेक्टर का मान निकाले, क्यूपी वेक्टर बराबर, तब क्या लिखते, क्यूपी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, ओपी माइनस, माने हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को क्या करना है, घटाना है। तो इसका हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, यही ना होगा। हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर देना है, घटा देना है। तो ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। अब घटा दीजिए, ओपी में से ओ क्यू घटाना है, माने 3 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। 4 में से 8 घटेगा तो -4 जे कैप। 5 में से 9 घटेगा तो -4 के कैप। किसी को दिक्कत है? नहीं ना है? तो यदि आपको बिंदु दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको बिंदु दिया गया है, सिर्फ बिंदु दिया गया ऐसे, ठीक है, सिर्फ बिंदु दिया गया है और आपको कह रहा है कि उसका सदिश निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका स्थिति सदिश लिख लेना है। हमेशा ओ से जो बिंदु रहेगा उसको ओ से, जैसे पी बिंदु है तो ओपी वेक्टर, ए बिंदु रहेगा तो ओ ए वेक्टर, सी बिंदु रहेगा तो ओ सी वेक्टर, ठीक है, और उसी में आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है। फिर दूसरा में भी उसी तरीके से आई कैप जे कैप के कैप लगा देना है। और जिस मतलब जो भी सदिश के बारे में कहेगा आपको पहले उसको लिख लेना है। हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर देना है, घटा देना है। बाद वाला में से पहले वाला को घटा घटा के लिख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है? नोट कर लीजिए, लिखिए। घटाना क्यों है समझ में आ रहा है, वो त्रिभुज का योगफल नियम काम करता है उसमें, ठीक है, इसलिए घटाना है आपको। आई फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं रखना है, याद रखेगा जरूरी नहीं है, इसको जान लीजिए खाली कि क्यों घट रहा है, उतने काफी है। हता वो ऐसे तो जोर घटा भेल है। शुरुआत वहां से करना है आपको, यहां से। क्यूपी, हाँ तो ठीक तो है, ओपी माइनस ओ क्यू इसमें दिखाए है। दिखा रहे हैं, कला उतारा है। अच्छा, कितने लोग को अभी तक ये समझ में आ गया कि ओपी माइनस ओ क्यू का है लिखे? अच्छा, इस को समझ में आ गया, सिंपल है। देख ए पागला, एक डायरेक्शन चेंज किए,
हुआ गलत बताएगा, डायरेक्शन चेंज करो ना, डायरेक्शन चेंज करने से चिन्ह बदलता है ना। इसका डायरेक्शन चेंज किए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एन का माइनस उठा के उन्हें ले जाओ, माइनस से गुना कर दो, तो जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में वो कहाँ चला जाएगा। पता दिमाग कल लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, क्या क्या सिखाए अभी? आई जे के क्या है सो सिखाए। ठीक है, पहली चीज यही बताए थे कि आई जे के क्या है। इसके बाद त्रिभुज का सदिश योगफल सिखाए, 2 गो। मापांक निकालना सिखा दिए हैं, नहीं, स्थिति सदिश निकालना सिखा दिए हैं। किसी बिंदु, यदि कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसका स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, और दूसरा यदि 2 बिंदु दिया गया है तो उसका सदिश कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी इतना पर बात कर ली है ना हम लोग। चलिए, इसको मिटाए। लिखिए, ए का नियामक -5, 2,3, -5, 2,3, ए का नियामक -5, 2,3, बी का नियामक 3, 4, 5। क्या नियामक बराबर देकर लिखाता है, नियामक का बराबर में अंतर ना है। देखिए, आपको निकालना है ए बी वेक्टर और फिर आपको निकालना है बी ए वेक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सदिश बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, लेकिन अभी सदिश आपको बनाना है पूरा। अभी आपको पूरा ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर पूरा बनाना है। ठीक है, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर आपको निकालना है। चलिए बनाइए। देखिए, जैसे आपको बिंदु दिया गया तो सबसे पहले इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। ये थोड़ी के आखिरी तक 2-3 क्वेश्चन बनाए दिए। इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर बराबर कितना, -5 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, इसके बाद ओ बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप। हो गया, पहले उसका स्थिति सदिश निकालेंगे, यानी ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। अब क्या क्या निकालना है, निकालना है ए बी वेक्टर ना। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या बोले कि हमेशा पीछे वाला में से आगे वाला को क्या करना है, घटा देना है। यानी ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी ओ बी में से ओ ए को घटाना है, यही करना है ना। देखिए यहाँ पर 3 आई कैप +4 जे कैप अब +5 के कैप, और उसमें से घटाना किसको है, घटाना किसको, इसको ना, -5 आई कैप अब +2 जे कैप अब +3 के कैप। यदि आप सीधे घटा सकते हैं तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा ऐसे घटाइए। 3 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप, माइनस है ना तो अंदर में गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 आई कैप, ये हो जाएगा +-2 जे कैप +-3 के कैप। ठीक है, अब देखिए आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। तो यहाँ है आपका 3 आई कैप और यहाँ है +5 आई कैप, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस वाला है ना, तो हो जाएगा 8 आई कैप, 4 जे कैप और उसमें से 2 जे कैप घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 जे कैप। 5 के कैप में से 3 को घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 के कैप। हो गया, तो ये तो निकल गया ए बी वेक्टर। अब आपको कह रहा है कि बी ए वेक्टर निकालना है ना, तो हमेशा क्या करना है, बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेना है। यानी क्या हो जाएगा इसका, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। सबसे पहले ओ ए वेक्टर का मान कितना है, -5 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, और इसमें से घटाना किसको है, ओ बी को घटाना है ना, यानी 3 आई कैप
प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। चलिए देखिएगा यहाँ पर माइनस 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 आई कैप प्लस माइनस माइनस 4 जे कैप प्लस माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए माइनस 5 आई कैप और माइनस 3 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस 8 आई कैप। 2 जे कैप में से 4 जे कैप घटेगा तो माइनस 2 जे कैप। 3 के कैप में से 5 के कैप घटेगा तो माइनस 2 के कैप। हो गया आंसर, यही ना होगा, लिख लीजिए। मिटाए हैं, चलिए देखिए अब आगे आपको पढ़ना है दो सदिशों का योगफल। ठीक है, जो कि बहुत ही साधारण है। जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश आपका दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया गया है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 8 के कैप मान लीजिए। ठीक है, और आपको कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे भी घटाए हैं वैसे जोड़ना है। आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ना है, जे वाला को जे वाला के साथ और के वाला को के वाला के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 16 के कैप। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। यदि हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकाले तो क्या होगा बताइए, इसमें इसको जोड़िए ना भाई, जोड़िए क्या होगा, 7 5 12 आई कैप 6 3 9 जे कैप प्लस 8 8 कितना हो जाएगा 16 के कैप। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान दोनों के दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम ना। यदि क्रम को बदल देते हैं तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप दो सदिश का योगफल निकाल रहे हैं, ठीक है, यदि आप दो सदिश का योगफल निकाल रहे हैं तो पहला में दूसरा को जोड़ दीजिए, चाहे दूसरा में पहला को जोड़ दीजिए। सदिश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कहते हैं सदिश के योगफल का क्रम विनिमय नियम, यानी सदिश का योगफल जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए अब ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। नॉर्मली आपको ये भी समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक साथ जोड़ के और उसके बाद उसमें सी वेक्टर जोड़े, ठीक है, उसका मान, या फिर ए वेक्टर को ज्यों का त्यों रहने दिए, आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दिए, ठीक है, उसका मान दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। योगफल में नो मतलब सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको कहते हैं साहचर्य नियम।
तो जो आपका सदिश है योगफल के साहचर्य नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ रहा है? लिख लो एक नीचे से, ये वाला साहचर्य, इसको क्रम विनिमय लिखना है, ये साहचर्य। अब एक उदाहरण नहीं देना है, उतना टाइम का है उदाहरण देवे कि 3 को दे फिर जोड़े, ये समझ गए लो। घटाव में ऐसा नहीं होता है, घटाव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ जोड़ में ऐसा होता है। छुट्टी तो नहीं चाहिए? पढ़िए पढ़िए तनी और पढ़िए। अभी पढ़ना है थोड़ा सा? नहीं पढ़ना है? काहे नहीं पढ़ना है? अभी पढ़ाएंगे कुछ देर और, तो जा सकते हैं जिनका टाइम एक्सपायर हुआ है। हमारे अनुसार अभी बचा हुआ है टाइम, इसलिए पढ़िए चुप है। एक तो तू 6 महीना पढ़ली हाँ, कम बोल। हाँ कम बोलता नहीं। चलिए देखिए, अब आपको निकालना है दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश। दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश, दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश, यानी कोई सदिश आपको दे दिया, मान लीजिए कि सदिश दे दिया कि ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, मान लीजिए कोई सदिश दे दिया आपको, ठीक है। और इस सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, तो यदि ए वेक्टर के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है तो उसको लिखेंगे ए कैप। क्या लिखते हैं उसको? ए कैप। कैप मतलब मात्रक सदिश ही हो जाता है, ठीक है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो कैप लगल है मतलब मात्रक सदिश है। तो ये कहे कि ए वेक्टर के दिशा में मात्रक सदिश, तो उसको कहेंगे ए कैप। क्या कहेंगे उसको? ए कैप। और ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में ए वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मन होगा तो याद रखिएगा, ना मन होगा तो याद ना रखिएगा, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए कैप यानी ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला है 1 बटा में दिए गए सदिश का मापांक इंटू में सदिश। मात्रक सदिश का मतलब ही होता है कि वैसा सदिश जिसका मापांक कितना के बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए, है ना। जिसका मापांक 1 के बराबर हो जाए उसको मात्रक सदिश कहते हैं। क्लियर है? तो यदि आपको मात्रक सदिश निकालना है, इसका मात्रक सदिश, तो ये मात्रक सदिश तो है नहीं, मापांक निकाल के देखिए तो इसका हो जाएगा 25 और 9 और 4, तो 25 और 9 कितना? 34 और 34 और 4 यानी रूट अंडर 38 के बराबर हो जाएगा। ये मात्रक सदिश है? नहीं है। लेकिन यदि उसी में रूट अंडर 38 से भाग कर देंगे हम, तब तो रूट अंडर 38 से रूट अंडर 38 कट गया, तब तो 1 के बराबर होना जाएगा। तो वह कंडीशन ही लगा ले, ठीक से देखो तो वह बात है। ए वेक्टर लिखल है, इसका मापांक निकालिए, और मापांक बटा में है ये है, काट दीजिए, 1 के बराबर हो गया, तो ना हो गए मात्रक सदिश है। तो बस सिंपल आपको करना है कि यदि किसी भी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश आपको निकालने के लिए कहे तो सदिश को ऊपर में लिख दीजिएगा, उसका मापांक नीचा में लिख दीजिएगा। ऊपर वाला के मापांक से नीचा वाला के मापांक कट के 1 हो जाएगा, हो गया मात्रक सदिश के। तो यदि आपको सदिश निकालना है, इसके दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, तो सबसे पहले इसका मापांक निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा? देखिए तो 5k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर और प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका कितना? 25 प्लस 9 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 38। अब ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो ए कैप बराबर कितना? ए वेक्टर ज्यों का त्यों ना, यानी 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब बटा में क्या? तो उसका मापांक यानी रूट अंडर कितना? 38, रूट अंडर 38 हो गया। किसी भी सदिश के दिशा में यदि आपको मात्रक सदिश निकालना है, सदिश को ऊपर में लिख दीजिए और उसी का मापांक निकाल कर नीचा में लिख दीजिए, उसका मात्रक सदिश निकल गया, ठीक है।
अब ये मात्रक सदिश आपका है, पूछिए कैसे? इसको ज्यों का त्यों रखिए, इसका मापांक निकाल दीजिए। इसका मापांक कितना हो जाएगा? √38, और नीचा में √38 पहले से है, कट गया तो कितना हो गया? 1 के बराबर। तो यही तो कहता है कि किसी भी सदिश मापांक सदिश तभी कह सकते हैं जब उसका मापांक 1 के बराबर हो जाए। तो इसका 1 के बराबर निकला ना, हो गया मात्रक सदिश। समझ में आया? मात्रक सदिश निकालने के लिए जो सदिश दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिख देना है और उसी का मापांक उसके बटा में लिख देना है, मात्रक सदिश हो गया। ऐसे फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया तो फॉर्मूला ये याद रखना है। लिखा जल्दी। लिख लिए? कोई दिक्कत है किसी को मात्रक सदिश समझने में? एक क्वेश्चन बना लीजिए। बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसके दिशा में मात्रक सदिश बनाइए। बी कैप का मान बताना है। बन गया? है कितना आया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा में √अंडर आई। सपना देखा जी की तो आई या जे बटा में √3 ना होते? इसका मापांक √3 ना है, बटा में √3 ना होगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत है? बोले जल्दी। नहीं ना? चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं। क्या समेट रहा है ना? अखनी ना दम धक पड़ चला, दम धक श्वास ले ले का पर। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्विक कोज्या। देखिए कोज्या का मतलब कॉस थीटा होता है, जो आपको पहले से मालूम है, ठीक है। उसका द्विक कोज्या कैसे निकालेंगे? किसी भी सदिश का द्विक कोज्या आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो है ये 2D से हम समझा देते हैं, उसके बाद उसी को 3D में लागू कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि 2D बनाना आसान हो जाता है मेरे लिए, हम 2D आसानी से बना के समझा देंगे आपको ना। 3D थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बनाना, तो मुश्किल बन जाता है ना वैसे। चले देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है x और y, ऐसा है, ठीक है। यहां आ गया। अब देखिए ये x अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है ना, y अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है, बोलो ना रे। x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उसको अल्फा मान लीजिए, और जो y अक्ष के साथ कोण बना रहा है उसको क्या मान लीजिए? बीटा। आप नॉर्मली यहां आ जाइए, अब 3D में समझना है तो यहां आइए। मान लीजिए कि ये जो कैमरा यहां पर अभी रखा हुआ है, यानी मोबाइल, यहां से यदि एक रेखा को हम उसके जड़ी में सटा दे, वहां एकदम वहां देखिए उसके जड़ी में, तो जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा, एक्स अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा, और उधर से वाई अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा। तो मान लीजिए कि एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है अल्फा कोण बना रहा है, मान लेते हैं ऐसा। वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो गामा कोण बना रहा है, ठीक है। तो उसका जो कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा और कॉस गामा होगा, वही कहलाएगा उसका द्विकोज्या। समझ में आया नहीं आया? इसका जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान होगा वो कहलाएगा इसका क्या? द्विकोज्या। यानी एक्स अक्ष के साथ
वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है, अल्फा बीटा गामा कोण जो बन रहा है, यदि उसको कॉस थीटा के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि द्विक कोज्या कह रहा है ना, कोज्या का मतलब ही कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो मान निकल के आ रहा है ये कहलाएगा उसका द्विक कोज्या। अब वो निकलेगा कैसे, समझने की जरूरत है थोड़ा सा। अब 3D बना दे, यहाँ समझ गए तो 3D बना ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए यहां पर यहां देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि बिंदु P है आपका, यहां O है, ठीक है। इसका नियामक x है, y है और z है, ठीक है। तो यह जो है इसको x अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष और ये क्या है, z अक्ष है। तो x अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है, z अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है ना, है। तो जब x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उसको मान लीजिए कि अल्फा कोण है, बीटा कोण है और ये क्या है, गामा कोण है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ये कॉस थीटा हो जाएगा, गौर कीजिएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, ये कहलाएगा इसका द्विक कोज्या। क्या कहलाएगा, द्विक कोज्या। कॉस अल्फा को L कहते हैं, शॉर्ट में यदि लिखना चाहेंगे तो L लिख सकते हैं उसको। कॉस बीटा को M कहते हैं और कॉस गामा को क्या कहते हैं, N कहते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा को L कहेंगे, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N कहेंगे। लेकिन अब ये मान निकलेगा कैसे, चलिए गौर करते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, गौर कीजिएगा। ये x है, ये y है और ये क्या है, z है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा, है। और यदि यहां पर थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी जब x अक्ष पर चलेंगे तो आधार क्या होगा, x, और कर्ण क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन 3D है तो उसका कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आज जिस अक्ष पर चलेंगे आधार वही ना होगा, जैसे x अक्ष पर चलेंगे तो आधार x होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि y अक्ष पर चलेंगे, ठीक है, तो y अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए अल्फा है, y अक्ष के लिए बीटा है और z अक्ष के लिए क्या है, गामा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बटा में रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, y बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि इसके लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, z बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका द्विक कोज्या, ठीक है। यदि कोई सदिश आपको दे दे और कहे कि उसका द्विक कोज्या निकालना है, मान लीजिए यहां पर कि एक सदिश आपको दे दे ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और आपको कहे कि इसका द्विक कोज्या निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, L बराबर या फिर कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 होता है ना, पहले आप इसका मापांक निकाल ही लीजिएगा। अच्छा, इसको बटा में मापांक लिख सकते हैं क्या, ये मापांक है ना, ये भी मापांक है, ये भी मापांक है, तो सीधे आप इसका मापांक पहले निकाल लीजिएगा। ऊपर निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 25, यानी हो जाएगा रूट अंडर 50। 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 2, ठीक है। तो आपको निकालना है कॉस अल्फा का मान, तो क्या हो जाएगा, x बटा में ये है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है ना, है, यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटा में 5 रूट 2। और यदि m का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर 4 बटा में 5 रूट 2। और यदि आपको गामा का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर कॉस गामा ना, यानी हो जाएगा 5 बटा में कितना, 5 रूट 2। ये कट गया तो 1/√2 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, द्विक कोज्या निकालने के लिए क्या करना है, ये करना है, ये वाला
अब शॉर्ट में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में कैसे बनाना है, जो दिया हुआ रहेगा सबको ऊपर में लिखना है, सबका मापांक बटा में लिखते चल जाना है, बात खत्म हो गया। जैसे पहला के ऊपर में उसके बटा में मापांक ना, दूसरा को ऊपर में लिखना है उसके बटा में मापांक, तीसरा को ऊपर में लिखना है उसके बटा में उसका क्या हो जाएगा मापांक। हो तो गया द्विकोज्या। किसी को दिक्कत है नहीं ना, लिखो। फॉर्मूला लेकिन याद रखिएगा, बाल बच्चा को सिखाना पड़ेगा ना आगे चल के। इतना से आपका एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 10.2 को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन जहां तक आपसे बने देखिएगा बनाकर, बाकी एक बार हम मतलब शुरू से एक एक करके क्वेश्चन का हिंट्स जरूर दे देंगे, ठीक ना। इतना पढ़ लिए हैं तो एक छोटा सा चीज और है, उसको भी पढ़िए लीजिए। है तो वाला हो गया, पढ़ो ना, एकदम बेचैन भेल है। मैंने एक दिन 2 दिन कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा है, अभी अभी पढ़ाने का मन है तो पढ़ लीजिए। इतना देर तक पढ़ा रहे हैं, नाश्ता पानी मंगवा दीजिएगा, बात खत्म हो गया। हाँ हो गया। चलो देखिए, इसी में देखिए एक और कॉन्सेप्ट है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है। अच्छा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब 1 के बराबर होता है तो क्यों होता है, जानकारी तो चाहिए ना आपको। बस यहाँ सिंपल काम है, देख लीजिए, स्क्वायर करने के लिए कह रहा है एनडो स्क्वायर तो एनडो स्क्वायर, वो तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर ना करना है तो कर दीजिए। इसमें भी तो वही है ना, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर के। इसमें भी देखिए, इधर स्क्वायर करना है इधर भी स्क्वायर करना है तो इधर भी स्क्वायर करना है। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होगा। प्लस जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लस जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भिन्न का जोड़ कर दीजिए, जैसे ही भिन्न का जोड़ करेंगे तो सबका लौसा कितना हो जाएगा, वह पढ़ा रहा लिया अभी हम,
कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। इसका लॉसा हो जाएगा, यहाँ जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर, तो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठामे कट गया तो एक के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए, बोला ना। तो अब कहीं भी आप देख लेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना के बराबर, एक के बराबर, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तोड़ी भाला गामा ना होते ही यहाँ चामा लिख लिया कि एक के बराबर, ठीक है। केकरो रोक ले हैं, हम तो फॉलो में पढ़ा रहे हैं के एक दिन 12 बजबे किया था, अगर बुखार लग गया था रे तोरी। हो गया, इतना तक समझ गए सभी लोग बढ़िया से। अच्छा, इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन में चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। और सब 1 1 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, जितना इन्हें माइनस में है सब उन्हें कहाँ चला जाएगा, प्लस में, और वो जो प्लस में एक है वो इधर कहाँ जाएगा, माइनस में। तो जब साइन में चेंज करेंगे तो एक को छोड़कर 2 के बराबर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? चेंज करके देखिए ना, पता चल जाएगा, नहीं होगा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 1 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, सब माइनस वाला को प्लस में ले जाएंगे, एक जो प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो 3 में से घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 के बराबर होगा, ठीक है। था में लिख लीजिए नीचा में। अब यहां से इसको छोड़ के चल जाते, कल समझाने के लिए फिर इतना लिखना पड़ता ना। ठामे नीचे में क्यों ना 8 पुलाव, लिखो लिखो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 ना होगा, हाँ लिख लिए। चलिए आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त किया जाए, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। जाइए, धन्यवाद।